गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे हैं, घर में हेल्दी खाना खाइए, अच्छे से रहिए ताकि कोई भी डिज़ीज़ आपको ना छू पाए, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है कि ज़रा सी लापरवाही और कुछ भी हो सकता है। सो टेक केयर। ओके ओके, लास्ट वीडियो में हमने एंथर के बारे में पढ़ा था। बेसिक फ्लावर भी हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर भी हमने देखा था। एक बार वर्ल्स के बारे में मैंने बताया था आपको। वर्ल्स के बारे में कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड एक्चुअली मतलब, और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार और वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ वर्ल्ड। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने एक टॉप व्यू लिया है किसी भी फ्लावर का। उस दिन आपको मैंने दिखाया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर वो उसका फ्रंट व्यू था। ये मैंने टॉप व्यू दिखाया और ये डायग्राम है एक तरीके का। और ये आपने अपनी 11th क्लास में भी देखा होगा। 11th क्लास की जो आपकी बुक थी बायोलॉजी की, उसमें चैप्टर था आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्लोरल डायग्राम था एक टर्म, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम। तो उस फ्लोरल डायग्राम में आपको कई सारे वर्ल्ड्स बताए गए, ठीक है, वर्ल्ड का डायग्राम बताया गया होगा। तो वही यहाँ पे है। इसको मैंने फ्रंट व्यू दिखाया है। तो सबसे आउटर वर्ल्ड जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है। सबसे आउटर वर्ल्ड जो है ये है सेपल्स। किसका है? सेपल्स का है। दिस इज सेपल, ठीक है। ये सबसे बाहर वाला ये दिख रहा है, ये वाला, ये सबसे बाहर वाला वर्ल्ड है, राइट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो वर्ल्ड आता है ये पेटल्स का आता है। ये नेक्स्ट पेटल्स है, राइट, दीज आर पेटल्स, ठीक है। ये डायग्रामेटिक व्यू है, टॉप व्यू एक तरह से कह सकते हैं। फ्लोरल डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट जो वर्ल आता है दैट इज स्टेमिन, ठीक है, दैट इज स्टेमिन। ये दिख रहा है आपको, ये स्टेमिन्स दिखाए गए हैं राउंडेड स्ट्रक्चर से। आपको क्या दिखाया गया है? स्टेमिन्स। ये ठीक है, ये स्टेमिन्स है। फिर सबसे मिडिल में क्या आ जाता है आपका? सबसे मिडिल में आपका कार्पल्स, राइट, कार्पल्स, ये वाला, दिस इज कार्पल, ओके। तो ये 4 वर्ल्ड्स हैं आपके। वर्ल्ड की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए। डब्ल्यू, यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड की स्पेलिंग है क्या। इट इज़ WHORL, ठीक है, दिस इज़ वर्ल्ड, ठीक है। कितने वर्ल्ड्स होते हैं? 4 वर्ल्ड्स होते हैं, राइट। सेपल्स, पेटल्स, एंड देन स्टेमिन्स, कार्पल्स। कार्पल्स को हम पिस्टल भी बोल देते हैं, कार्पल पिस्टल भी बोला जाता है। सो ये वर्ल्ड था आपको, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट, ओके। नाउ तो लास्ट वीडियो में हमने एंथर के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बताया था। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या कंडीशन होती है एंथर्स की? बाइलोब्ड होते हैं और डाइथिकस होते हैं, ठीक है। क्या कैसे होते हैं? बाइलोब्ड एंड डाइथिकस होते हैं, ओके। इसके अलावा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। वो जो डाइथीकस कंडीशन है, मतलब इन ईच लोब देर आर 2 थीका, तो वो अगर हम सबको काउंट करें तो वो क्या है? सबको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। 2 लोब हैं, यहाँ पे देखिए, छोटा सा डायग्राम मैं बना के दिखा देती हूँ। ये 2 लोब हैं और हर एक लोब में 2 थीका हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मैंने आपको बताया था कि स्पोरेंजिया क्यों बोला? माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, माइक्रो, यहाँ पे पोलेंस की बात हो रही है, यहाँ माइक्रो इज रिलेटेड टू पोलेंस, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें माइक्रोस्कोपिक सेल बनने वाली हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया, ठीक है, राइट।
ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। जब मेच्योर होने लगता है, जैसे जैसे फ्लावर मेच्योर होता है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इसके अंदर जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये पोलन सैक में बदल जाते हैं। ठीक है, पोलन सैक में बदल जाते हैं जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है फ्लावर। इनिशियल स्टेजेस में उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, याद रखेंगे, इनिशियल स्टेज में उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला है। व्हेन फर्दर इट डेवलप्स इनटू पोलन सैक, ठीक है, विच कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, याद रहेगा, microsporangia further develops into pollen sac and then which contains pollen grains, right, pollen grains. Okay, मैंने आपको इसकी 4 लेयर्स बताई थी। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर्स मैंने बताई थी आपको। एपिडर्मिस बताई थी मैंने, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, जिसमें टेप्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो भी पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं वो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन सी लेयर, टेप्टम। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किन सेल्स से माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। इनिशियल स्टेज में तो उसको माइक्रोस्पोर ही बोल रहे हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उसको पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो इनिशियल स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, राइट। माइक्रोस्पोर्स किन सेल से बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से। मैंने एक टर्म बताई थी, एमएमसी। एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे हमारे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जिससे हमारे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, उन सेल्स में वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनमें कौन सा डिवीजन होता है, ये भी बताइए मेरे को। मैंने आपको बताया था गैमीट्स के बनने के लिए कौन सा डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज reduction division, meiosis. Which one? Meiosis. Meiosis, right? This is also known as reduction division. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। ठीक है, राइट, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन माइक्रोस्पोर्स। ठीक, स्पोरोजिनस टिश्यूज भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। स्पोरोजिनस टिश्यूज आपके कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस सेल्स का मास होता है विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया व्हेन द एंथर इज यंग। जब एंथर यंग होता है तो सेल्स का जो मास हो, बीच में एक डेंस मास होता है, तब वो अनडेवलप्ड है। ठीक है, तब तक कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बने नहीं हैं, तो वो जो मास होता है वो सेल्स का, उसको कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यूज। इन स्पोरोजिनस टिश्यूज में ही, इन्हीं से ही फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। किसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, किसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब यहाँ से स्टार्ट हो, अब यहाँ से धीरे धीरे करके मेच्योरिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, किसी भी एंथर की। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होगा, राइट। कौन सा डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जिनको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, राइट। याद रखेंगे, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स। ठीक है, किन से बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल।
किस डिवीजन से? रिडक्शन डिवीजन से या मियोसिस से, ठीक है। उससे पहले वो जो होमोजेनस मास ऑफ सेल बना हुआ था वो क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यूज, ठीक है, राइट। The cells of the sporogenous tissues undergo meiotic division and form microspore tetrad. माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। वो जो माइक्रोस्पोर बन रहा है वो माइक्रोस्पोर एक तरीका का टेट्राड होता है। मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ फ्रंट में तो हमें ये 3 सेल्स दिखाई देती हैं, इसके पीछे एक और सेल होती है, ठीक है। 4 सेल्स एक साथ अटैच्ड होती हैं। दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्पोर भी कहेंगे और माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहेंगे, ठीक है, राइट। माइक्रोस्पोर भी कहेंगे, पोलन ग्रेन भी कहेंगे और स्पोर टेट्राड भी कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहेंगे, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सिनोनिमस टर्म्स हैं, ये एक तरह से सिनोनिमस टर्म्स हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो याद रखेंगे पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, ठीक है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्पोरोजेनस टिश्यूज से, स्पोरोजेनस टिश्यूज में आपका मियोटिक डिवीजन होगा, उससे स्पोर टेट्राड बनेंगे या पोलन ग्रेन बनेंगे या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है एंथर, तो एंथर का डिहाइड्रेशन होता है। एंथर की जो सेल्स, वॉल की जो सेल्स होती है एंथर की, वो डिहाइड्रेट होती है, मतलब उनमें से वाटर इवेपोरेट होने लग जाता है, रिमूवल होने लग जाता है, ठीक है, वाटर का। तो जब वाटर का रिमूवल होता है, वाटर निकल जाएगा सेल्स में, तो सेल्स कैसी हो जाएंगी? फ्लैशेड हो जाएंगी, ठीक है। आपने वो मैकेनिज्म पढ़ा होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब तक गार्ड सेल्स के अंदर पानी रहेगा वो कैसी रहेंगी? वो टर्जिड रहेंगी, ठीक है, वो स्वेल्ड रहेंगी, मतलब जो स्टोमेटा है वो ओपन रहेगा, ठीक है, समझ में आया। और जैसे ही उनमें से वाटर, जब क्लोज होना होता है तो उनमें से वाटर निकल जाता है, तो वो कैसी हो जाती है? वो फ्लैशेड हो जाती है, ठीक है। फ्लैशेड मतलब वो वैसी स्वेल नहीं रहेंगी, वो पिचक जाएंगी, ठीक है, बंद, जिसकी वजह से स्टोमेटिक। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब कोई किसी सेल में से वाटर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स लूज हो जाएंगी ना एक तरह से। तो जब लूज होंगी तो वो जो एंथर है वो ओपन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही ओपन करना स्टार्ट करेगा तो जो अंदर जो उसके माइक्रोस्पोर्स हैं या पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर आना स्टार्ट करेंगे। तो जब वो कंडीशन होती है, जब आपको एंथर के ऊपर वो पाउडरी सब्सटेंस दिखता है, तो वो कंडीशन होती है कि व्हेन एंथर मैच्योर्स it gets dehydrated, microspores dissociates and develops into pollen grains, ठीक है, समझ में आया। तो वो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो बाहर आने स्टार्ट होते हैं और वो जो स्पोर टेट्राड है वो भी सेपरेट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि वो जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पे होती है, टेप्टम कहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये सब ये डायग्राम भी आपका इम्पॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर कहाँ पे है, ठीक है, टेप्टम कहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। ये जस्ट एक कॉर्नर लिया हुआ है एंथर का, ठीक है। एंथर के एक लोब का पार्ट है, पूरा एंथर नहीं है, ठीक है। मतलब ये सोच के चलो कि ऐसा, ये जस्ट ये पार्ट उन्होंने, ये वाला पार्ट उन्होंने ऊपर दिखा दिया, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे जो एंथर है वो ओपन हो गया है, डेहिशेड हो गया है। इस टर्म को कहा जाता है, ये जो प्रोसेस होता है ओपनिंग ऑफ द एंथर, ठीक है, या डिसेकेशन ऑफ द एंथर, इसको कहा जाता है आपका
dehiscence, ठीक है. दिस प्रोसेस इज नोन एज dehiscence, राइट. इससे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनका डिस्पर्जल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. पोलन ग्रेन्स का क्या हो जाएगा, डिस्पर्जल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. अब आ जाते हैं पोलन ग्रेन पर. अब यहाँ पे ये पोलन जो टेट्राड है वहाँ से ये सेपरेट हो गए हैं, ठीक है. माइक्रोस्पोर्स जो हैं, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो गया, उस वो जो एक जो माइक्रोस्पोर था उनमें से 4 पोलन ग्रेन्स अलग हो गए हैं, राइट. क्या हो गए हैं, 4 पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो गए हैं अब, ठीक है. ये आपका स्पोर टेट्राड. अब इसके बाद 4 पोलन ग्रेन्स अलग अलग. अब ये मैं क्या स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर, एक्चुअली में ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है. उसकी एग्जाइन बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो, तो 4 पोलन ग्रेन्स ये आपके ये सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है. ये माइक्रोस्पोर था और ये सारे पोलन ग्रेन्स हैं, राइट. अब हम आ जाते हैं पोलन ग्रेन पर. अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये आपको ध्यान से समझना है. पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. अगर आपके पास सवाल आ जाता है कि नेम द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फर्स्ट हेप्लॉइड सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, तो हाँ क्या आंसर होगा उसका आंसर होगा पोलन ग्रेन. फर्स्ट हेप्लॉइड सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन. कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको. पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज it is also known to be as the first cell, haploid cell of the male gametophyte. कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, डबल लेयर्ड वॉल होती है इसकी, ठीक है. 2 लेयर्स कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी एक्साइन और दूसरी होती है इंटाइन, ठीक है. एक्साइन एंड इंटाइन. एक्साइन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा कॉम्पोनेंट है जिससे मिलके वो बना होता है, स्पोरोपोलिनिन. ये स्पेसिफिक होता है जिससे एक्साइन बनती है, स्पोरोपोलिनिन. और ये क्या प्रोवाइड करती है, इट मोस्ट रेजिस्टेंट. अच्छा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है. मोस्ट रेजिस्टेंट क्यों, ताकि जो पोलन ग्रेन है एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके, वो सेल डेड ना हो, ठीक है. इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली. कंडीशन कोई भी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, या जिस सॉइल में वो जहाँ या एसिडिटी या एसिडिक हो जाए उसके लिए एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एनवायरनमेंट हो जाए उसके आसपास, या एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो जाए उसके आसपास, उस कंडीशन में ये जो स्पोरोपोलिन की जो एक्साइन बनी हुई होती है वो उसको बचाती है, ठीक है. नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन. कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है. समझ में आया. तो एंजाइम किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है. एंड इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट और ऑर्गेनिक मैटर विच कैन विदस्टैंड इन हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, ठीक है. नो एंजाइम कैन डिसोसिएट या डिग्रेड स्पोरोपोलिन. It helps the pollen grain to survive in adverse environment, ठीक है. इसके बाद जो सेकेंड लेयर है उसकी वो होती है इंटाइन. इनको याद करने का ये भी तरीका है. एक्साइन की स्पेलिंग में क्या है, एक्स एक्सटर्नल, बाहरी, ठीक है. इंटाइन इनसाइड, राइट. इस तरह से याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना. तो आपका लर्न करने का तरीका होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ जो भी आपने लर्न किया है. ऐसा ना हो आपने रट लिया है, ठीक है, अब रट तो लिया है लेकिन फिर बाद में याद ही नहीं है कि क्या था क्या नहीं था. तो उसको याद करने के कुछ तरीके होते हैं, आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसको लर्न करिए, ठीक है. जो सेकेंड लेयर है आपकी वो है आपकी इंटाइन. इंटाइन कैसी होती है, थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है
ठीक है, किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पता होने चाहिए किन किन चीज़ों से मिलके ये बना है। ठीक है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी है आपकी इंटाइन, और जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब आ जाते हैं जर्म पोर पे। जर्म पोर क्या है? ये एक तरीके का अपर्चर है। एक्साइन जो वॉल है, बाहर की जो वॉल है उस पे एक अपर्चर, एक स्ट्रक्चर होता है वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो कंपोनेंट है वो नहीं होता है। पूरी वॉल बनी है, ठीक है, पूरी एक्साइन बनी हुई है, लेकिन सपोज यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा। यही पार्ट जो होता है इसको कहते हैं जर्म पोर। यही एक पोर्शन होता है जो जिसको जर्म पोर कहा जाता है। ठीक है, और वहीं से ही इसी जर्म पोर से क्या निकलती है? इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पोलन ग्रेन बनती है। ये फर्दर प्रोसेस है, अभी हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जर्म पोर एक्साइन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है और यहीं से ही पोलन ट्यूब निकल के आती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन। इसमें क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म, अंदर जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको कौन कवर करता है? उसको कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको कौन एनक्लोज किए हुए है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसमें उसकी जो सेल्स होती हैं वो दो में डिवाइड हो जाती हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। ठीक है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जो न्यूक्लियस ऑफ द पोलन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। ठीक है, जो वेजिटेटिव, तब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, अभी जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? वो होता है कुछ इस टाइप का। ये स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, जब फर्दर ये कैसा हो जाता है? फर्दर ये हो जाता है कुछ इस टाइप का। ये है, सॉरी, एक पार्ट लार्जर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये आपका वेजिटेटिव और ये आपका जेनरेटिव। तो ये दो पार्ट हो जाते हैं पोलन ग्रेन के। ठीक है, जो बिगर वन है दैट इज़ वेजिटेटिव और जो स्मॉलर वन है दैट इज़ जेनरेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेजिटेटिव सेल की। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बिगर होता है, और इसकी क्या, इसके पास अबंडेंट रिजर्व फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं जेनरेटिव सेल पे। जेनरेटिव सेल यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से, यहाँ पे पोलन ग्रेन नहीं होना चाहिए था, पोलन ट्यूब होना चाहिए था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप पोलन ट्यूब कर देंगे। राइट, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल पे आ जाते हैं। जेनरेटिव सेल कैसा होता है? जेनरेटिव सेल होता है आपका स्मॉल, इन्वॉल्व्स इन सिनगैमी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन द सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी, मैंने आपको सिनगैमी पहले भी बताया था। फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज सिनगैमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगैमी। ओके, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? डेंस होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका, थिक, गाढ़ा। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस टाइप का दिखता है हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद। ठीक है,
अच्छा, कुछ बुक्स में आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखेगा। जो एग्जाइन होगी इसकी वो कुछ इस टाइप की होगी। इस टाइप की एग्जाइन होती है इसकी, ठीक है। और ये जो इनर है इंटाइन है, ब्लैक कलर की जो है वो इंटाइन है, दैट इज दिस इज एक्साइन एंड दिस इज इंटाइन, ठीक है। इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट तो वो एक वेजिटेटिव हो, एक जनरेटिव हो जाता है, एक वेजिटेटिव। दिस इज बिगर वन इज वेजिटेटिव एंड द स्मॉलर वन इज जनरेटिव, राइट। ओके, तो इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा, पोलन ग्रेन्स कुछ स्पीशीज़ में, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, वो कुछ हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। एस्थमा जैसे ब्रोंकियल डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ज़्यादातर वो कॉज करते हैं, ठीक है, जिससे जैसे एस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और एक जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग सीज़न होता है तो इस मौसम में उनके पोलन ग्रेन्स आपके एटमॉस्फेयर में, एयर में, सराउंडिंग एयर में रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, छींकें आने लग जाती हैं, आँखों में इचिंग होती है, तो रेडनेस हो जाती है, तो वो उसको हे फीवर, और उस कंडीशन में उनको उसको कहा जाता है हे फीवर, ठीक है। हे फीवर भी कॉज करता है। पोलन ग्रेन्स इतने रिच होते हैं सप्लीमेंट्स में कि इनकी फूड सप्लीमेंट्स की टैबलेट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा न्यूट्रिटिव भी होते हैं ये, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन nutrients. Pollen grains are rich in nutrients and are used as pollen tablets as food supplements, ठीक है। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, वायबिलिटी क्या है, वायबिलिटी मतलब ये कितना सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है, कितनी इनके अंदर ये एनवायरनमेंट को कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, तो वो होता है। तो वो जो है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करती है, ठीक है, समझ में आया। वायबिलिटी जब तक वो स्टिग्मा पर नहीं गिरा है, एंथर से निकलने के बाद जब तक वो स्टिग्मा पर नहीं गिरा है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पे उसकी वायबिलिटी काम आती है कि वो कितना सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दैट कैन बी स्टोर्ड अंडर लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड, और इसको, और ये जो जहाँ पे इनको स्टोर करके रखा जाता है उसको पोलन बैंक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पोलन बैंक कहा जाता है। तो कई क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइव ही कर जाएंगे, बहुत एडवर्स कंडीशंस हो जाए नहीं सर्वाइव कर पाए, तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, जिनके फ्लावर्स जो हैं बहुत सालों में आपके क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। तो बहुत सालों में अपीयर होंगे तो सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत टाइम बाद होगा, तो फ्रूट उतना ही लेट मिलेगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, उन पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख लेते हैं, उन प्लेसेस को कहा जाता है पोलन बैंक्स, समझ में आया, ताकि हम उन पोलन ग्रेन्स को बाद में भी यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आज हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने स्पोरोजेनस टिश्यूज भी करी, देखी, उसमें स्पोर टेट्राड क्या होता है वो देखा, किस डिवीजन से माइक्रोस्पोर बनता है वो भी देखा, किन सेल्स से बनता है वो भी हमने पढ़ा, पोलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हमने देखा, पोलन ग्रेन की आउटर और इनर लेयर एक्साइन और इंटाइन किस किस से बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी होती है, इंटाइन आपकी किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है, ठीक है। फर्दर जब पोलन मेच्योर होता है तो वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसका न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जो लार्जर, जो बिगर साइज का होता है दैट इज़ वेजिटेटिव, और जो स्मॉलर साइज का होता है दैट इज़ जनरेटिव। वेजिटेटिव वाला जो है उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो और जो जनरेटिव होता है दैट टेक पार्ट इन सिनगैमी फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों न्यूक्लियस काम करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है, दोनों सेल्स वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस दोनों काम करेंगे, ठीक है। जो मेन है, जो फर्टिलाइजेशन में काम आएगा, वो कौन सा है आपका वो आपका जनरेटिव है, ठीक है, वो फ्यूज़ करेगा एग के साथ, ठीक है। तो दैट्स ऑल, हमने आज पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिस्टल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड देन एम्ब्रियो सैक, ये हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।